दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो पिछली कक्षा में हमने कोशिका के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की थी, और आज हम कोशिका के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कोशिका। तो कोशिका पर आ जाते हैं। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अर्थात जिन छोटी छोटी संरचनाओं से हमारा शरीर, हमारी बॉडी बनी होती है, उनको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका यानी सेल। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है। तो इस कमरे की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो ईंट है ना। तो ईंटों से मिलकर कमरा बना। उसी प्रकार हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत्यु यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी अथवा कोशिका विज्ञान के पिता कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम जे स्लाइडेन ने और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था या दिया था, और कोशिका सिद्धांत के बारे में प्रमुख बातें बताई थीं। जैसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति पहले से ही किसी निर्मित सेल से होती है, अर्थात प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जब वो डिवीजन करती है तो बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। जो जीव एक सेल से बना होता है, अर्थात एक कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एवं जिस जीव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है उसको मल्टीसेल्युलर कहते हैं। ठीक है। जो जीव है एक को सेल से बना होता है उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात जो जीव एक सेल से बना होता है उसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई होता है तथा जिस पर सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। ठीक है। कोशिका की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता है या भाग लेता है, और केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, कंट्रोल ऑफ द सेल। ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, अर्थात इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। और इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और यह मेल में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु यानी कि ओवम, जो कि फीमेल यानी कि महिलाओं में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो है तंत्रिका कोशिका, जो दिमाग में पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है। ये डायग्राम है सेल का। ठीक है। जो ये बीच में प्रेजेंट है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर जो ये येलो वाला भाग है इसको हम न्यूक्लियोर कहते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, यहाँ गलत लिख दिया, बाहरी कर दिया, बाहरी आवरण को, इसलिए कि आप सही कर लेना। बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। अवयव अर्थात जो कोशिका होती है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम अवयव कहेंगे। तो कोशिका के सभी अवयव एक छोटी सी एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है अर्थात सेमी परमिएबल होती है, जिसका मतलब होता है जिसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले या कोशिका से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है अर्थात वो किसी भी पदार्थ को सेलेक्ट करके ही अंदर एंट्री करती है या सेलेक्ट करके ही बाहर से अंदर से बाहर आने देती है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका भित्ति, जो कि पादप में पाई जाती है। तो इसका पहला है यह केवल पादपों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है पादपों में। यह कोशिका भित्ति यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। जंतुओं की कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा केंद्रक। कोशिका के मध्य एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। प्रबंधक का मतलब ये होता है जो मुख्य नेतृत्व करता होता है किसी भी कार्य को करने का। ठीक है। यानी उसको नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसमें डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी फुल फॉर्म होती है, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। इसमें 70 से 80% प्रोटीन पाए जाते हैं, 10% डीएनए पाए जाते हैं, 2 से 3% आरएनए पाए जाते हैं, एंड 3 to 5% लिपिड पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कोशिका के केंद्र के पास एक जालीनुमा संरचना होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज 1945 में अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने की थी। ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि जिसे हम SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सेकंड है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम RER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पहला देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। तो इसके बारे में देखते हैं। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं।
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होते हैं। अब राइबोसोम के बारे में देखते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। यह कोशिका के सबसे छोटे अंग होते हैं। इसकी खोज जॉर्ज ई पेलाडे ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इससे जो राइबोसोम होता है इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं राइबोसोम भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है 70S राइबोसोम एंड दूसरा है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं एवं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और यहाँ जो 70S है इसमें जो 70S और जो 80S है इसमें जो S का मीन्स होता है वो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, जिसे हम हिंदी में स्वीडवर्ग यूनिट भी कहते हैं। एग्जाम्पल जो 70S राइबोसोम है उनके एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ देखते हैं जिन्हें बहुत कम प्रोटीन की नीड होती है, अर्थात कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब है 80S राइबोसोम। ये आकार में बड़े होते हैं एवं बड़े आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि मनुष्य जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल विकसित पौधे व जंतुओं में इसमें 80S राइबोसोम की ज़रूरत होती है जो कि ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि बड़े जीवधारियों को प्रोटीन की आवश्यकता या नीड ज़्यादा होती है, इसलिए जो बड़े जीवधारी होते हैं उनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कॉलिकर के द्वारा की गई थी और वो भी रेखित कीटों की रेखित पेशियों में की गई थी। ठीक है, 1890 में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोलाकार अथवा सूत्राकार संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके चारों ओर 2 झिल्ली पाई जाती हैं तथा इन झिल्ली के अंदर जो होती हैं उन उभारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस या पावर प्लांट कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिकाओं में श्वसन से संबंधित कार्य अर्थात एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन दे डुवे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम अर्थात हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यदि कोई अंग कोशिका के अंदर काम करना बंद कर देता है तो यह लाइसोसोम उस अंग को पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालकर उसे नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देती है तो यह लाइसोसोम फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय, जिसे हम इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी और इन्हीं कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसका नाम गोल्जी काय पड़ा। यह पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। जैसे जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन हमारे शरीर में प्रोटीन की नीड हर जगह होती है, तो उस प्रोटीन को एक सेल के दूसरे भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है? वो करता है
गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब है तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह बेलन जैसी संरचना होती है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसमें 90% तक पानी पाया जाता है या होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। इसको कोशिका रस में जल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती है, क्योंकि जो पादप होते हैं उन्हें पानी की नीड ज़्यादा होती है, इसलिए पादपों में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लवक। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवरडी लवक या अवरडित लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एंड वरडी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। पहला देखते हैं हरित लवक। यह भोजन का निर्माण करता है। सेकंड है यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। थर्ड है इसके अंदर हरे रंग का पर्ण हरित पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधे फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अवरडी लवक, यह रंगहीन लवक है और पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ें, भूमिगत तना, ठीक है। यह पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करता है, अर्थात जो भी पदार्थ होते हैं उनको यह स्टोर करने का काम करता है। वर्डी लवक, यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करते हैं, जैसे एग्जाम्पल पुष्प और बीज, इनको रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। जो टमाटर होता है वह लाइकोप्रोटीन के कारण लाल होता है। जो गाजर होती है वो कैरेटीन के कारण लाल होती है। और जो चुकंदर होता है वो विटामिन, ये विटामिन हो गया, इसकी जगह विटामिन है, विटामिन के कारण लाल होता है। जैसे मैं ही सही कर देता हूँ। ठीक है, विटामिन के कारण लाल होता है। तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए वह हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।